हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। तो आज हम जो अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो आगे सीडीपी के और 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इससे पहले के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है टीईटी और सीटेट के लिए। तो आप वहाँ जा कर के उसको बाकी के जो प्रीवियस सेशन हो चुके हैं उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूर जाइए और चेक करिए। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। जो आकलन होता है वो बाकी सबका ध्यान रखता है इन चारों ऑप्शन में से, लेकिन सिवाय एक के। तो वो हमें यहाँ बताना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, तो ये तो करता है। विद्यार्थियों की क्षमताओं का करता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का नहीं करता है। उनकी आवश्यकताओं का नहीं करता है। तो आकलन जो होता है वो अधिगम शैली, क्षमता और त्रुटियों का ध्यान रखता है। आवश्यकताओं का ध्यान इस वाले कंसेप्ट में नहीं दिया जाता। तो सेकंड नंबर देख लीजिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्न योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। सोचने की बात है। सशक्त विद्यालय मतलब अब समझ लीजिए कि उनके फिर नॉर्म्स अलग ही होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा वो आप ऑप्शन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। स्मृति पे देखिए आपका कोई ज़ोर नहीं है, आप किसी बच्चे की स्मृति नहीं बढ़ा सकते। हाँ, उसकी आप स्किल बढ़ा सकते हैं, याद करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी स्मृति वो कब तक याद रखेगा ये उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसके मेंटल लेवल पे। अनुशासित स्वभाव, तो हाँ ये तो सबका ही अपना एक मतलब वो रहता है सारे ही विद्यालयों का कि अनुशासन बना के रखना है। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे भी ये पूछ रहा है निम्न योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। बाकी सबको बढ़ावा देना एक अपनी अलग बात है, लेकिन सर्वाधिक बढ़ावा वो कम्पिटिटिवनेस को दी जाएगी। तभी वो बाकी होता नहीं है कि हमारे स्कूल का बच्चा है तो इसे टॉप करना चाहिए। तो ऐसा कुछ होता है, जो अच्छे कॉलेज होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सीटेट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर ये तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वो मतलब उसको ये लगा कि पहले बच्चे से पूछा तो भी नहीं बता पाया, दूसरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हुई तो वो अपने शब्दों को बदल दिया। समझ आ रही है? तो वो क्या कौन सी प्रवृत्ति है? देखिए, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका, ये सब देखिए अपने आप में नहीं है ऑप्शन। जब आप पढ़ेंगे पूरे तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो ये प्रवृत्ति क्या है कि आप जब, हाँ यहाँ पे क्या होगा है कि आप पहले जब राधिका से आपने पूछा तो आपने तब उसको इजी नहीं किया, उसको दोबारा समझाने की कोशिश नहीं की, आपने दूसरे बच्चे से सवाल किया। और जब आप दूसरे बच्चे से सवाल कर रही हैं और उसको प्रॉब्लम हो रही है जो कि सेम राधिका को भी हो रही थी, लेकिन आपने उसको मोहन को हेल्प कर दी, शब्द बदल दिए, तो इसका मतलब है कि आप लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। यही सेम हेल्प आपको राधिका के मसले पे भी करनी चाहिए थी जो कि आपने नहीं की। तो ये इसका मोहन का ये डी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। अब वो तो कारण बता दिया कि मनोवृत्ति जो है, अब उससे बचने के लिए क्या तरीका अपनाएं। तो वो है, देखिए यहाँ पे शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, यानी अगर शिक्षक आपके क्लास में जो आजकल सीसीटीवी कैमरा लगाना मुझे लगता है बहुत ठीक भी है, इसीलिए अब क्लास के अंदर टीचर कैसा बिहेव कर रहा है ये प्रिंसिपल को और हाई हाई अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए। तो अगर शिक्षकों के व्यवहार का अधिसंज्ञान लेते रहेंगे तो बेहतर होगा कि हम भेदभाव से बचाया जा सकता है। फिर वो इस डर से कि भाई वहाँ ऊपर कोई हमारा हेड है जो हमको देख रहा है, तो वो इस तरह से बच्चों के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो सब अपने अपने आप में है, लेकिन जो मोस्ट नियरेस्ट था वो ये था। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और वो भी ये कि रेगुलर उपस्थित हों। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद जो सही आंसर वो है
आवासीय विद्यालय खोलना। देखिए, जो वंचित बच्चे हैं, मेन कॉन्सेप्ट जो ये आश्रम पद्धति विद्यालय है ना, उनका यही है कि उनके पास कुछ भी नहीं है तो वो किस तरह वो भेजें इतनी दूर दूर बच्चों को, और फिर बाकी सारा वो कैसे करें। तो जो भी उनका अपना कॉन्सेप्ट है कि नियमित उपस्थिति भी रहे, और वो किसी बहाने से वो अपनी गरीबी में या किसी जो भी उनका जिस चीज़ से वंचित है उसका बहाना बना के वो स्कूल से गोल ना हो पाए। तो इसलिए बेसिकली ये कि आप उनको सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि उनका जो प्रेजेंट है वो हाँ, वो प्रेजेंस है क्लास में, वो रेगुलर हो जाती है। तो आवासीय विद्यालय खोलना यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ खुद ही आ गया होगा। बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सफल समावेशन को निम्न की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन यानी समावेशन मतलब वही इंटीग्रिटी, तो उसको सिवाय किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब ही शाब्दिक अर्थ ही आपको समझ में आ रहा होगा, अलग अलग करना। तो समावेश की भी बात कर रहे हैं और अलग अलग करने की, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बाकी बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो समावेशन की आवश्यकता होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। सह शैक्षणिक क्षेत्र का मतलब पता होना चाहिए पहले तो आपको, फिर वहाँ शैक्षणिक क्षेत्रों में स्तर को बढ़ावा देने का। यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर आ रहा है वो है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करना। क्या होता है, जो कॉमन स्कूल्स होते हैं ना, जहाँ पे वैसे वैसे वाले डिसेबल्ड बच्चे और वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली उनका कंसेप्ट यही होता है कि इंडिविजुअल जो अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ के बच्चे हैं उन सबको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो ये होता है कि हम इस तरह के स्कूल कॉलेज जो खोल रहे हैं उसका मेन कारण ये है वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय दो ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे दो आंसर आएंगे, तो करते समय का ज़रूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए पोर्टफोलियो सामग्री का चयन करते समय। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन का मैंने आपसे पहले भी बोला था कि धीरे से हम लोग इजी से टफ़ की तरफ चलेंगे, क्योंकि पहले ही आपको टफ़ देने का मतलब ये है कि आप लोग भड़बड़ा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर ले जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी भी काफ़ी टाइम है, उसको वेस्ट मत करिए। टीईटी का एग्ज़ाम मुझे लगता है फरवरी में हो जाना चाहिए, तो पढ़ते रहिए, होगा, सबका होगा। जो अच्छे से पढ़ेगा उसका होगा, बस रुकना नहीं है। तो नवा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। अंतः विषयी मतलब अंतः विषयी क्या बनेंगे? एक ही सब्जेक्ट के अंदर उसका अनुदेशन करने का मतलब क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया और उसी के अंदर उसका अनुदेशन करना है। तो जो मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, काफ़ी बड़े बड़े इसके ऑप्शन हैं, आप पढ़ लीजिए, लेकिन जो आंसर इसका यहाँ पे आएगा वो है आंसर नंबर सी। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर देना। जो उन्होंने एक सब्जेक्ट में बहुत सारा नया नया ज्ञान लिया है उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग उसमें रख रख करके उनको समझाना, उनका एग्जाम्पल कराना, उनका और उनको मतलब सिंप्लीफाई करके उनको समझाना, समझाने के उनको अवसर देना, ये सब इसका लाभ होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर विषय का अनुदेशन करने में, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, तो शिक्षक के अलावा निम्न सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन छोड़ दिया इन्होंने, किस चीज़ के अलावा बाकी सबको करते हुए समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग समझ के कर लेंगे। तो यहाँ जो सही आंसर है वो सी है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना करना होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, करना। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। बिल्कुल, यहाँ पे ये पूछा है कि इस काम के अलावा बाकी सब बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये करने से उनकी जो वो प्रक्रिया है वो मज़ेदार हो जाएगी, लेकिन ये काम अगर आप करते तो वो मज़ेदार नहीं होगा। क्यों?
क्या होता है कि अब आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी जो स्वयं से कोशिश कर रहा है वो उसको एकदम कंप्लीट करके दे। अगर आप उससे पहले से ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता है, मानसिक तनाव। फिर हो सकता है वो सही काम कर भी रहा हो तो वो नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। ये पूछ रहा था क्वेश्चन यहाँ पे। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है? समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता मतलब अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, और इच्छा भी जाहिर करते हैं दक्ष होने की, वो प्रदर्शित करते हैं। उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगर इसका हिंदी वर्जन ना समझ में आ रहा हो तो इसको आप गूगल करके इंग्लिश में इसका निकाल लीजिएगा। मतलब निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, ये यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये इतना टफ लग रहा है हालांकि आप लोगों को, उसको एक बार सर्च भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, प्राथमिक कक्षा में समझिए 1st to 5th, ये उन कक्षाओं की बात हो रही है सकारात्मक वातावरण के लिए। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से जो इसका सही है। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य के आधार पर उन्हें अपने कार्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में बचपन से ही वो चीज़ नहीं बढ़ेगी। भेदभाव करने से जो बढ़ता है ना, क्या मतलब ईर्ष्या और ये सब, तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी उनके, पनपेंगी उनके अंदर, क्योंकि सबको समान ट्रीट कर रहे हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन शायद आया है जब नर्सरी की बात हुई थी। तो हाँ, विषय वस्तु की अगर बात करेंगे तो आपने इसकी टैगलाइन देखी भी होगी, मेरा परिवार। जो इसको स्टार्ट किया था, जो मैडम थी, उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा वो मैडम का नाम क्या था जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। तो उन्होंने ये टैगलाइन दी थी, मेरा परिवार ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। क्योंकि नर्सरी की बात हो रही है तो बच्चे परिवार से ज़्यादा जुड़े होते हैं, और मुझे लगता है अगर आप ऐसा कोई विषय वस्तु लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से उससे ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे। क्योंकि छोटे में तो बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत बड़ा टेढ़ी खीर है। मतलब उनको घर वाले और घर की याद आती रहती है, उनको होमसिक फील होता है, तो कितना उनके लिए पूरा माहौल बनाना पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य है की बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। जो सही आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही बात है। अगर सभी बच्चों की त्रुटियों को आप सुधारने योग्य नहीं है और कोई एक भी दो भी छूट जा रहा है और वो फिर आप नहीं उस चीज़ को सही कर पा रहे हैं, उसकी त्रुटियां सुधार पा रहे हैं, तो फिर आप असफल हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सही स्टेटमेंट बताना था, वो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हो सकता है सेशन आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि देखिए ये चाइल्ड पेडागोजी है, ये या तो बहुत कॉन्सेप्चुअल होती है और या तो बहुत फैक्चुअल होती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में आपको अगर थोड़ा सा, कंसेप्ट में तो ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, सामान्य परिस्थितियों में रख के सोचना पड़ता है, ऐसा होता है तो हम क्या करते। और फैक्चुअल में तो भाई रटना है तो रटना है, तो ये चीज़ें कभी कभी बोर कर जाती हैं। पर यही वो फील्ड है ये सीडीपी वाला, जिसमें आप 30 क्वेश्चन में से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ईवीएस कर जाते हैं अच्छा, मैथ्स जिनकी अच्छी होती है वो मैथ्स भी अच्छा कर जाते हैं, हिंदी हिंदी भी अच्छा कर जाते हैं। मोस्टली जो हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो इंग्लिश के उसमें लैंग्वेज में, अगर इंग्लिश ली है तो, और या तो फिर सीडीपी में होती है। तो सीडीपी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये सबके रटने का बस का नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा उनसे ज़्यादा अच्छे से विद्वान और उनके दिए हुए कंसेप्ट याद कर ले रहे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है उसमें अच्छा 25+ स्कोर करना, तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्न में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? कौन सी समस्या? ऑप्शन पढ़िएगा। इसमें जो सही ऑप्शन है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यानी आपको जो वो दिया जाएगा स्टेटमेंट, उसमें संकेत भी उसी में अंतर्निहित होगा। ये विशेष चिन्ह होता है। ठीक है, समस्या समाधान उपागम का।
तो ये भी फैक्चुअल था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। बेहतर होता है कि जब आप 10-20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाते हैं तो आपकी इतनी तैयारी हो जाती है कि ऑप्शन पकड़ लेते हैं। तो ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए और आज के इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।